हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। मैं श्रद्धा सिंह आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ भारत का भूगोल लेकर। जिस तरह आप लोगों ने मुझे विश्व भूगोल में अपना सहयोग दिया, उसी तरह भारत का भूगोल भी देखिए, आप लोगों को मजा आएगा और पूरा का पूरा भारत का भूगोल हम वन लाइनर में कवर करेंगे। आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सबके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। भारत का भूगोल है ना, देखिए दिया गया है। हाँ जी, दिया है कि भारत की आकृति किस तरह की है, चतुष्कोणीय। हमारा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और इसकी आकृति किस प्रकार की है, चतुष्कोणीय है ना। आगे दिया है कि अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। आगे दिया है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ना। तो इस तरह हमने देखा इसको। देखिए इस तरह कुछ आकृति है और 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर नीचे है और ऊपर कितना होगा तो 37 डिग्री 6 मिनट है ना, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि 68 डिग्री 7 मिनट है ना, 68 डिग्री 7 मिनट। इधर आएंगे तो पूर्वी देशांतर की तरफ 97 डिग्री 25 मिनट। तो कुछ इस तरह में हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत किस नंबर पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देखा जाए शीर्ष पर कौन है तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पर और भारत के बाद कौन है, अर्जेंटीना है। भारत के पहले पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है, चीन। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, चीन पर। दूसरे नंबर पर अपना भारत है और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6वें नंबर पर पाकिस्तान, 7वें नंबर पर बांग्लादेश और 8वें नंबर पर रूस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो 3,214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3,214 किलोमीटर है। तथा पूर्व से पश्चिम का, कहाँ का पूछा जा रहा है, पूर्व से पश्चिम का कितना है, 2,933 किलोमीटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है। हाँ जी, आगे है कि भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,41,000 है और किसके अनुसार है तो यह जनगणना 2011 के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है तो उसे शून्य रेखा कहते हैं ना, कुछ इस तरह करके। इस जगह हमारा बांग्लादेश है, हमारा क्या बांग्लादेश है, और इस जगह त्रिपुरा। तो इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा क्या कहलाएगी, शून्य रेखा कहलाएगी। आगे दिया है कि भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। कहाँ की बात की जा रही है, स्थल सीमा की। तो 15,200 किलोमीटर है। अगर इसके तटीय भाग की लंबाई पूछी जाए तो कितनी है, तटीय भाग की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर है। नोट देखते हैं क्या दिया गया है। नोट में है परंतु भारत की तट रेखा की लंबाई मुख्य भूभाग को छोड़कर देखी जाए तो कितनी है, 6100 किलोमीटर है ना। आगे है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा है, गुजरात है। तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है ना। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। दूसरे स्थान पर
आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटी तट रेखा वाला, है ना, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वह गोवा है। यहाँ पर राज्य को याद रखना है। आगे दिया गया है कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य हमारा गोवा हो गया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। आगे दिया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका पहला नाम क्या था? तो पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था और यह भूमध्य रेखा से 776 किलोमीटर दूर है ना। चलिए आगे देखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु भी क्या है, ये भी हम देखते चलेंगे, है ना। देखिए सब देखेंगे। देखिए दिया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। देखिए उत्तरी पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जिसका नाम क्या है? सरक्रीक। सरक्रीक कहाँ है? यहाँ पर। तो कहाँ पर है? गुजरात में। तथा पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो पूर्वी बिंदु हमारा ये पड़ेगा, कहाँ पर है? वालांगू है और है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, है ना। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। आगे दिया है कि संकोश नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है ना। कोलंबा पॉइंट मुंबई, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु और पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि देखिए क्या दिया गया है। दिया है कि जो बुर्जिल दर्रा है यह किसको जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिपकीला दर्रा किसे जोड़ता है? तो सिपकीला दर्रा शिमला तथा तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बात करते हैं जोजिला दर्रा की, है ना। तो जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है ना। सिपकीला दर्रा सतलज नदी से और जेलेपला दर्रा तिस्ता नदी से निर्माण हुआ है। आगे है काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन के लिए एक सड़क बनाई गई है। NH-1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए काश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो किसे? जोजिला दर्रा से होते हुए काश्मीर घाटी को जोड़ता है, NH-1A। ठीक। आगे है कि जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा पर स्थित है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक ना जी। आगे देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान शामिल हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान शामिल हैं। चलिए बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगने वाले राज्य। किसकी? भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगने वाले राज्य। सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है ये भी देखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। चलिए दिया गया है सबसे पहले कौन सा पड़ोसी देश है? चीन है। क्या है? चीन है। तो चीन की अगर देखी जाए तो लंबाई, मतलब सीमा रेखा की लंबाई कुल कितनी है? तो चीन की है 3488 किलोमीटर, है ना। अच्छा, चीन से कौन कौन से देश मतलब उनसे सीमा लगती है, कौन कौन से देश से मिलते हैं पड़ोसी देशों से? ठीक। तो चीन देखिए किससे? जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, है ना, और उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक। तो सीमा से संबंध भारतीय राज्य हैं, है ना, जुड़े हुए। कौन कौन से हैं, किससे सीमा लगती है? तो ये चीन से थी हमारी। अच्छा, भारत और चीन को जोड़ने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो उसे हम मैक-मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा कहते हैं।
आगे है पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान से कितनी लंबाई है सीमा रेखा की अगर पूछी जाए तो 3,323 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि पाकिस्तान की सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो कितने राज्य हैं? सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कितने हैं। टोटल 5 राज्यों से मिलता है ना। देखिए कौन कौन से हैं पाकिस्तान से। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इसके साथ अगर देखें तो लद्दाख भी है ना, वो केंद्र शासित में आ जाएगा। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है, अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 106 किलोमीटर, है ना। और किस किस से लगती है, किस किस से जुड़ा है? तो जम्मू कश्मीर से, जिसे जम्मू कश्मीर अर्थात गुलाम कश्मीर भी जानते हैं। आगे बात करते हैं भूटान से। तो भूटान की जो सीमा की लंबाई है वह कितनी है? तो 699 किलोमीटर सीमा की लंबाई है। भूटान से संबद्ध सीमा से लगे कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देखते हैं, है ना। तो भूटान से कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं किसकी? म्यांमार से। तो म्यांमार से कितनी सीमा की लंबाई है? तो 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितने देशों से यह सीमा से संबद्ध है? मतलब राज्यों से, है ना, भारतीय राज्यों से। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो अर्थात कितने हो गए? 4 हो गए। आगे बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल से देखें तो कितनी सीमा रेखा की लंबाई है? 1751 किलोमीटर है ना। और नेपाल से 5 राज्य जुड़े हैं, है ना, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। और पूछी भी जाती है सबसे ज़्यादा सीमा मतलब लंबाई कहाँ से है, किस मतलब पड़ोसी देश से है? तो बांग्लादेश से। कितनी है? 4,096.7 किलोमीटर, है ना, बांग्लादेश के साथ। अच्छा, अब बात करें बांग्लादेश से कितने राज्य, भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगती है। तो कितने से लगेगी? 5 से लगेगी। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप लोग फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें, है ना। अब बात करते हैं कि भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं, है ना। पड़ोसी देशों की सीमा से लगे सबसे लंबे राज्य कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। बांग्लादेश से किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल। चीन, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान, राजस्थान। नेपाल से बिहार की। म्यांमार में मिजोरम की। भूटान में असम की, है ना। तो इस तरह हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के साथ लगती है जम्मू कश्मीर की या गुलाम कश्मीर। अच्छा नहीं लगता गुलाम कश्मीर बोलना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जलीय सीमा से कुल कितने देश लगे हैं? तो भारत की जलीय सीमा से, जलीय सीमा अर्थात ये नीचे, तो भारत की जलीय सीमा से कुल 7 देश लगे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। दक्षिण में भारत श्रीलंका से पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। दक्षिण में कहाँ पर? यहाँ पर, है ना, पाक जलसंधि है। आगे बात करते हैं। क्या दिया गया है कि जाफना अर्थात श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे है भारत का निकटतम पड़ोसी समुद्री देश श्रीलंका तथा इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है।
आगे बात करते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम केरल से गुजरती है। तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा राज्य है। आगे बात करते हैं कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ चट्टानें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान हैं। सोना, तांबा, लोहा, जस्ता इन्हीं में पाया जाता है। आगे देखते हैं कि भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा जिसे आदम का पुल कहते हैं। आगे पश्चिमी तटों के नाम देख लेते हैं ना, कौन कौन से हैं? तो गुजरात से गोवा तक का तट क्या कहलाएगा? कोंकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक तक का भाग क्या कहलाएगा? केनरा तट कहलाता है। कर्नाटक से लेकर केरल का भाग मालाबार तट कहलाएगा, है ना। और कर्नाटक से गोवा के बीच का केनरा तट कहलाता है। और इसके ऊपर कहाँ पर? तो गोवा से लेकर गुजरात, है ना, या गुजरात से लेकर गोवा, ये कोंकण तट कहलाता है। ठीक, ऐसे। चलिए हाँ जी, अब देखिए अगला चैप्टर आया है भारत के पश्चिमी बंदरगाह कौन कौन से हैं। अब पश्चिमी बंदरगाह की बात हो रही है ना। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। नौवा सोवा बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मार्मागोवा बंदरगाह कहाँ है? केरल में। कोच्चि केरल में। मुंबई जो सबसे बड़ा माना जाता है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अच्छा, मंगलुरु बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्वी तटों के नाम। ठीक, पूर्वी तटों के नाम। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा कौन सा तट कहलाएगा? कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटों के नाम की बात हो रही है ना। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट, गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग या उत्तरी सरकार तट कहलाता है। अब पूर्वी तट के बंदरगाह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कहाँ के? पूर्वी तट के बंदरगाह देखेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ओडिशा में पड़ेगा, है ना। कहाँ पड़ेगा? ओडिशा में। इन्नौर कहाँ पड़ेगा? इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ेगा, है ना। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, जो सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। आगे है तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है लैगून झील की, है ना। लैगून झीलें कौन कौन सी? तो चिल्का झील लैगून झील है, कहाँ पर है? ओडिशा में। पुलिकट झील लैगून झील है, तमिलनाडु में। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और ये तीनों लैगून झील कहलाती हैं। आगे बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलें कहाँ कहाँ पर हैं, है ना, और किस राज्य में है, ये देखेंगे। ठीक, तो देखिए पहले देखते हैं डल झील। डल झील कहाँ है? तो राज्य पूछा जाए जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू कश्मीर। मानसबल झील जम्मू कश्मीर, है ना। मानसबल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे है अनंतनागा झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। इसके बाद देखते हैं कि अष्टमुदी झील कहाँ है? तो अष्टमुदी झील है केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ है?
केरल में। लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। चलिए बाकी जो बची हैं उनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, है ना। देखिए देखिए झील का नाम है जयसमंद झील। कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में, है ना। डीडवाना झील कहाँ है? तो डीडवाना झील राजस्थान में। पुष्कर झील कहाँ है? तो पुष्कर झील है राजस्थान में। खुरपाताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। सात ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। माता ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। राकस ताल झील कहाँ है? तो जितनी ताल ताल की हैं ये सब कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं। चलिए चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर राज्य में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उत्तराखंड में स्थित प्रयाग कौन कौन से प्रयाग हैं और किन नदियों से मिलकर बने हैं, है ना। तो चलिए, और उत्तराखंड में है ना। तो देवप्रयाग, देवप्रयाग किन नदियों से मिलकर बना है? तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो वह क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और जब पिंडार नदी आपस में मिलती हैं तब उस स्थान को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है कहाँ? उत्तराखंड में। आगे है कि रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग है ना। तो रुद्रप्रयाग बनता है मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन से उस स्थान को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। जब धौली गंगा और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं तो उस स्थान को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, नंदनी और अलकनंदा जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उस स्थान को नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ शिवधाम है और मंदाकिनी नदी पर स्थित है। आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल है। ठीक। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ को विष्णु धाम के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी पर स्थित आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से बद्रीनाथ एक है। ठीक। चलिए अब बात करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। क्या? भारत का भौतिक स्वरूप। भारत की भौतिक आकृतियों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी भौतिक आकृतियां हैं? तो पहला देख लेते हैं, उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला। और दूसरे नंबर पर आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरे नंबर पर तटवर्ती मैदान, चौथे नंबर पर भारतीय द्वीप समूह, 5वें नंबर पर उत्तर भारत का मैदान। तो इस तरह हमने देखा कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को 5 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसकी आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार आकृति है। किसकी? हिमालय पर्वत की। इस पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति टेथिस सागर पर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हुई थी। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार इंडियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से जब वो आपस में टकराई तो कुछ भाग ऊपर उठा, वह किसके नाम से जाना गया? हिमालय के नाम से जाना गया। यह विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं विश्व में सबसे ऊंची मानी जाती हैं या ऊंची हैं। आगे है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टीन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आगे है कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है एवं नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब घास के मैदान हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? शिवालिक हिमालय का विस्तार। अब शिवालिक हिमालय की बात आ गई तो शिवालिक हिमालय का विस्तार पंजाब के पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक फैला है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, मिरी और आबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार अर्थात हरिद्वार, कोटद्वार एवं पश्चिम में दून अर्थात देहरादून कहा जाता है। ठीक, आगे है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला यह राजस्थान में स्थित है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है और एक वलित पर्वत भी है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह पर्वत शिखर है गुरु शिखर। अरावली की पश्चिम और माही तथा लूनी नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से माही, लूनी नदी निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार यह मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती हैं। आगे बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का विस्तार बिहार, झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। इस पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। किसे? छोटा नागपुर के पठार को। महानदी, स्वर्णरेखा, सोन व दामोदर नदी इस पठार की प्रमुख नदियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं सतपुड़ा की, है ना। तो सतपुड़ा इसकी पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हैं। अच्छा, सतपुड़ा की बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सतपुड़ा की। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा से। आगे बात करते हैं नीलगिरी पर्वत की। नीलगिरी पर्वत यह तमिलनाडु में स्थित है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कहलाती है। इसे दोदा बेटा भी बोलते हैं ना। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाता है। आगे बात करते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नाम है उसका अनैमुदी। ठीक, मैकाल। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अमरकंटक है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत माना जाता है। बात करें तो इस पहाड़ी के पश्चिम ओर से नर्मदा नदी निकलती है तथा दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। तो यहाँ पे और लिखा, उसे और कर सकते हैं ना। तो इस पहाड़ी के पश्चिम ओर से नर्मदा नदी निकलती है और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत यह यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य में है। अर्थात कहाँ पर? 3 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये परतदार चट्टानों से बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत से अलग करता है। अब बात करते हैं भारत में कृषि की। भारत के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 51% भाग पर कृषि है। इसमें 4% भाग पर चारागाह और लगभग 21% भाग पर वन तथा 24% पर बंजर भूमि है। आगे दिया है कि सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। कृषि राज्य सूची का विषय माना जाता है। आगे है कि भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश की कुल श्रम शक्ति का 48.9% भाग कृषि में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा श्रमिक कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं तथा सबसे ज़्यादा महिला चाय उद्योग में लगी हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो फसल का नाम है चावल। देश में गेहूं के लिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है तथा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब का प्रथम स्थान है। ठीक, आगे बात करते हैं हरित क्रांति की, है ना। हरित क्रांति, जिन्हें अभी कौन सा इनाम मिला आप लोग बताना। ठीक, MS स्वामीनाथन को। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1967 से 68 में शुरू हुई थी। भारत में दूसरी हरित क्रांति 1983-84 में शुरू हुई थी। अच्छा, बात करें विश्व में, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। आगे दिया है कि हरित क्रांति भारत में सबसे ज़्यादा सफल गेहूं में रही, इसके बाद चावल में रही। तो सबसे उच्च कोट की कॉफ़ी कौन सी है? अरेबिका कहलाती है। कॉफ़ी बीज से प्राप्त की जाती है। आगे देखते हैं कि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है। आगे बात करते हैं तिलहन की। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई थी। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई थी। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, सेरीकल्चर रेशम कीट पालना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, पिसीकल्चर मछली पालन से, विटीकल्चर अंगूर की खेती से और फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती से। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती से, वर्मीकल्चर केचुआ पालन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोमोकल्चर, तो पोमोकल्चर का संबंध किससे है? फलों का उत्पादन से। हार्टिकल्चर बागवानी से। ओलेरीकल्चर सब्जी के उत्पादन से। एरोपोनिक तो हवा में पौधे का उगाना। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो जल में पौधों को उगाना। अब बात करते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। कौन कौन सी कृषि क्रांतियाँ हैं? तो देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, है ना। याद कर सकते हैं कि मछली कैसी होती है? नीली होती है, वैसे होती नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं। गुलाबी क्रांति तो झींगा मछली उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। अमर क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है ना। अच्छा, देख लेते हैं कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया था, जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। अब देखते हैं कि फसलोत्पाद में राज्यों का क्रम कौन कौन सा है। देखिए, चावल उत्पादन में भारत के कौन से राज्य प्रथम हैं, कौन सेकेंड राज्य नंबर पर है ना। तो देखिए, चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। द्वितीय स्थान है आंध्र प्रदेश का। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर और पंजाब सेकेंड नंबर पर। बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम नंबर पर और उत्तर प्रदेश अपना दूसरे नंबर पर है। मक्का उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। चना की बात करते हैं तो चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर और कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। मसूर उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर। सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर। कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, बिहार दूसरे नंबर पर। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान, गुजरात दूसरे नंबर पर। गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर।
देखते हैं कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग एवं गंध आदि गुणों का विकास होता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है? चीन है। अन्न भंडारण करते समय दोनों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए। हम जब अन्न का भंडारण करते हैं तो उस समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मक्का में व्हाइट बड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होते हैं। मक्का में व्हाइट बड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होते हैं। सबसे उच्च कोटि का अगर कहवा पूछा जाए तो कौन सा है? अरेबिका होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि झूम खेती, इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है तथा उसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है, जिसे झूम खेती कहते हैं। आगे बढ़ते हैं रबी की फसल, तो यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। तो यह सब किसकी? रबी की फसल कहलाती हैं। बात करते हैं खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल यह जून और जुलाई है ना, जून और जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, जैसे चावल, गन्ना, तिलहन, ज्वार तथा बाजरा आदि। जायद की फसल की बात करते हैं तो यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है, जैसे राई, मक्का, ज्वार, जूट और रागी। बात करते हैं भारत की मिट्टियाँ, है ना, किसकी? भारत की मिट्टियाँ। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? पहले नंबर पर है जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। तो यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश बहुत अधिक पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी, बांगर एवं खादर। बांगर खादर क्या है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है वो बांगर कहलाएगी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर मिट्टी आती है काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए होती है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, मैग्नीशियम पाया जाता है। यह मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी, इस मिट्टी में सिलिका तथा आयरन पाया जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे, है ना, लाल मिट्टी में चूना मिलाकर उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस मिट्टी की उपज क्षमता कम होती है। आगे लैटराइट मिट्टी, तो लैटराइट मिट्टी, इस मिट्टी में आयरन और सिलिका पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय और इलायची के लिए अच्छी क्षमता है। आगे बात करते हैं भारत में सिंचाई की, है ना, किसकी? भारत में सिंचाई की। तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। भारत में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या है? तो भारत में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन पहले देखते हैं, 55.9% है, मतलब 55.9% कुआं और नलकूप से। भारत में दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो किससे सिंचाई होती है? नहर से, 31.4%। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो चीन है। कितना? 21%। दूसरे स्थान पर अपना भारत है ना। सबसे ज़्यादा भारत में नलकूप कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। कौन कौन से नगर हैं और किन किन नदियों के किनारे बसे हैं? पहला देखते हैं आगरा नगर। आगरा नगर किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। दिल्ली नगर कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। बद्रीनाथ नगर कहाँ है? अलकनंदा नदी के किनारे। फिरोजपुर नगर कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। हरिद्वार कहाँ है? गंगा नदी के किनारे। अब बात करते हैं किसकी? कानपुर की। कानपुर नगर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद किस नदी के किनारे है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना।
कन्नौज गंगा नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे और बरेली की बात करें तो बरेली रामगंगा नदी के किनारे। अहमदाबाद शाबर नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, कटक महानदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे। अब बात करते हैं किसकी, लुधियाना। तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और पठरपुर भीमा नदी के किनारे हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, संबलपुर महानदी के किनारे, कुरनूल आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा नदी के किनारे, सोकोवा घाट असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे, ओरछा बेतवा नदी के किनारे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। तो थोड़ा और देख लेते हैं क्या, रेल परिवहन। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। आगे बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले रेल अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाणे के बीच चली थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। यह लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइनें हैं। कौन कौन सी, तो ब्रॉड गेज है और यह 1.676 मीटर है, और मीटर गेज देखा जाए तो 1 मीटर है। नैरो गेज तो 0.610 मीटर है। आगे दिया है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत अर्थात ट्रेन 18 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। कोंकण रेलवे यह महाराष्ट्र के रोहा से मडग्राम गोवा तक जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर सबसे पहले रेल 1998 में चली थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल राज्यों को लाभ पहुंचाता है। चलिए आगे भी देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट, है ना। तो भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने मंडल हैं? 18 मंडल या जोन हैं। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। पहले कभी 9 मंडल हुआ करते थे। देखिए कौन कौन से जोन हैं और उनका मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य रेलवे जोन, इसका मुख्यालय मुंबई में है। पूर्व रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी तट रेलवे का जोन भुवनेश्वर है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद और उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। आगे दिया है कि उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। आगे दिया है पश्चिम रेलवे, तो पश्चिम रेलवे मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, मेट्रो रेलवे कोलकाता, दक्षिण तट रेलवे विशाखापत्तनम।
आगे है कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता में 1984 में चली। आगे बात करते हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ 25 दिसंबर 2002 को चलाई गई। यह मेट्रो 30 हजारी से शाहदरा तक चलाई गई थी। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह मेट्रो जापान तथा दक्षिण कोरिया के सहयोग से चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे है कि रेल इंजन के कारखाने चित्तरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में मिलते हैं। आगे दिया है कि सवारी डिब्बों के कारखाने कपूरथला, पेरम्बूर, बंगलुरु तथा कोलकाता में मिलते हैं। रेलगाड़ी के पहिए बनाने के कारखाने छपरा, बिहार तथा रेल कोच फैक्ट्री पूछी जाए तो रायबरेली में मिलती है। आगे शुरुआत होती है किसकी? वायु परिवहन की, है ना। तो वायु परिवहन के बारे में बात करते हैं कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में हुई थी। यह आगे क्या दिया गया है? बात किसकी है? वायु परिवहन की, है ना। इलाहाबाद से नैनी के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे दिया है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। देखिए, अब प्रमुख हवाई अड्डे हैं और कहाँ कहाँ पर हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। आगे है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट दिया है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर है? अहमदाबाद में। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? नागपुर में। गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर है? गोवा में। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। शेख आलम हवाई अड्डा श्रीनगर में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे की बात करें तो कहाँ पर है? वाराणसी में है। आगे चैप्टर है हमारा सड़क परिवहन का। किसका? सड़क परिवहन का। भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। देश में कुल यातायात का 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न कराता है। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी अगर कुल लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 3475 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो अगला राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट है और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो 47A है, जो मात्र कितना है? 6 किलोमीटर लंबा है। आगे है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगर जोड़े गए हैं। कौन कौन से महानगर हैं? देखिए, पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई और तीसरा है चेन्नई और चौथा है कोलकाता। ठीक, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय की गई थी और इसमें भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। बस एक चैप्टर बचा है ना। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व पूछा जाए तो कहाँ पर है? किस राज्य में? गोवा राज्य में। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? देखिए, सबसे अधिक घनत्व में गोवा राज्य है ना।
अगर पूछा जाए कि सबसे कम घनत्व किसका है, जम्मू कश्मीर में, है ना। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में। भारत में सबसे कम सड़कों की लंबाई किस राज्य में है, तो उस राज्य का नाम है ओडिशा राज्य। ठीक, आगे दिया है कि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक हैं। तो पहला देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से पाक सीमा तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ से, दिल्ली से कोलकाता तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, तो यह कहाँ से कहाँ तक, तो कोलकाता से मुंबई तक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहाँ से कहाँ तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली जयपुर मुंबई तक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17, तो कहाँ से कहाँ तक, पानवेल से लेकर ईदापल्ली तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। चलिए, भूगोल का अगला चैप्टर है हमारा जल परिवहन का, है ना। बात करते हैं जल परिवहन की। तो केंद्रीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब होती है, 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के राजमार्गों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, पहला राजमार्ग होता है आंतरिक जल मार्ग, है ना, और दूसरा है सामुद्रिक जल मार्ग। बात करते हैं आंतरिक जल मार्ग की। तो यह परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। आगे दिया है सामुद्रिक जल मार्ग। तो इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, एक देखते हैं इलाहाबाद से हल्दिया तक का जल मार्ग, है ना। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक का जल मार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। यह सबसे लंबा जल मार्ग भी है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अब आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन से हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं। तो देखिए, पहला है राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट, है ना। कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग 2 की। तो सदिया से धुबरी तक किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे दिया है कि राष्ट्रीय जल मार्ग तीसरा कहाँ से कहाँ तक है, तो कोल्लम से लेकर कुट्टपुरम तक है। नेक्स्ट कौन सा जल मार्ग है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग चौथा है, कहाँ से कहाँ तक, तो काकीनाडा से लेकर मरक्कानम तक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मार्ग 5, कहाँ से कहाँ तक है, तो तलचर से लेकर धामरा तक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यह आपका भारत भूगोल से संबंधित क्लास है ना। अगर आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय जल मार्ग और है, कौन, राष्ट्रीय जल मार्ग 6 कहाँ से कहाँ तक, तो लखीमपुर से लेकर भांगा तक है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, कौन कौन से बंदरगाह हैं और किस राज्य में हैं। तो कहाँ की बात हो रही है, भारत के प्रमुख बंदरगाहों की। पहला है कांडला बंदरगाह, किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ है, गोवा राज्य में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, ओडिशा राज्य में। कोची बंदरगाह कहाँ है, केरल में। एन्नोर बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। नावा सेवा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं कि देश में कुल 12 बड़े तथा 187 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की देखरेख केंद्र सरकार द्वारा तथा छोटे बंदरगाहों की देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो देश में कुल 12 बड़े तथा 187 छोटे बंदरगाह हैं। आगे देखते हैं कि चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी माना जाता है। आगे दिया है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है ना जी। तो आगे दिया गया है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। आगे
कांडला, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह नया नाम इसका रखा गया है। किसका? कांडला बंदरगाह का। यह एक प्रकार का अर्थात ज्वारीय बंदरगाह है। आगे बात करते हैं दाहेज। दाहेज गुजरात में स्थित बंदरगाह है। इसे रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। यहाँ जहाज़ों का निर्माण तथा मरम्मत का कार्य होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कोच्चि में है। आगे बात करते हैं प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो पलामू, पलामू बेतला जिसे कहा जाता है कहाँ पर है? झारखंड राज्य में, है ना। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो झारखंड में है। दालमा कहाँ पर है? झारखंड में है। गिर वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। नल सरोवर कहाँ है? तो नल सरोवर गुजरात में है। आगे बात करते हैं कैमूर की। तो कैमूर कहाँ पर है? कैमूर बिहार पर है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। और सोमेश्वर कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में है। मानस कहाँ है? असम। बहुत बार पूछा गया मानस और काजीरंगा। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है आप लोग बताइए। घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। चिल्का ओडिशा। सिमलीपाल ओडिशा। इंदिरा गांधी तमिलनाडु। मदमुलाई तो यह तमिलनाडु और कर्नाटक में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में। पराम्बिकुलम कहाँ है? केरल में। कान्हा किसली मध्य प्रदेश। पंचगढ़ी मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नागरहोल कर्नाटक। आगे बात करते हैं कि सुल्तान झील अभ्यारण्य कहाँ है? तो सुल्तान झील अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। केवलादेव पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान। डाम्फा कहाँ है? मिजोरम। डाची गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर, या डाची गांव भी बोलते हैं इसे, है ना। सलीम अली पूछा जाए तो कहाँ पर है? तो सलीम अली जम्मू कश्मीर में है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी ने 1973 में शुरू किया गया था, है ना। और भारत में केवल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कितने? केवल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, जिम कार्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। रेड डाटा बुक में किस चीज का विवरण होता है? तो रेड डाटा बुक में विलुप्त पशु पक्षियों और पौधे के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे दिया है कि विश्व में रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1964 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। बात करते हैं भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना की। कौन कौन सी परियोजना किस नदी में है और किस राज्य में है? पहली परियोजना का नाम है हीराकुंड बांध परियोजना। कहाँ पर है? महानदी में। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। चंबल परियोजना कहाँ है? चंबल नदी में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लिए यह परियोजना है। काकड़ा पारा परियोजना कहाँ है या काकरा पारा परियोजना कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है काकरा पारा। आगे बात करते हैं उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। और किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी और राज्य कर्नाटक। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है? तो दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी में पंजाब राज्य में। व्यास परियोजना व्यास नदी पंजाब, है ना। नेक्स्ट देखते हैं।
आगे दिया है कि तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पर है, तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक पर। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल पर। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है, तो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश। गंडक परियोजना कहाँ किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर और राज्य है बिहार। फरक्का परियोजना कहाँ पर है, गंगा और भागीरथी नदी पर और राज्य है पश्चिम बंगाल। बात करते हैं रिहंद परियोजना की, तो रिहंद परियोजना किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में। इडुक्की परियोजना की बात करें तो यह पेरियार नदी में, राज्य है केरल राज्य। टिहरी परियोजना की बात करते हैं तो भागीरथी नदी उत्तराखंड। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक। ऊपरी कृष्ण परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य में। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र राज्य में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य में। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पंजाब में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, आगे बात करते हैं हम हिडकल परियोजना किस नदी पर है, घाट प्रभा पर और राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक राज्य। नाथपा झाकरी कहाँ है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। तुलबुर परियोजना की बात करें तो यह झेलम नदी जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, अगली परियोजना का नाम है बगलिहार परियोजना। कौन सी नदी में है, चिनाब नदी में है, राज्य पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य। तिलैया परियोजना, तो तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है और कहाँ पर है, तो झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है हमारा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात राज्य। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक राज्य। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं कि राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर बना है, चंबल नदी पर और राज्य कौन सा है, राजस्थान। सरहिंद नहर परियोजना कहाँ पर है, तो सतलज नदी पर हरियाणा में। बाण सागर परियोजना सोन नदी और राज्य है लाभान्वित राज्य है या कहाँ का पर किसके लिए लाभदायक, तो बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक। कुंडा परियोजना कुंडा नदी तमिलनाडु। आगे बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की, है ना। दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त 1948 में बना तथा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी लागू हुई। बात करते हैं जनगणना की। जनगणना 2011, तो 11 की जनगणना है 2011 की। तो भारत पे पहली जनगणना पूछी जाए कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। पहली नियमित जनगणना पूछी जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 के आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है तथा दूसरा राज्य महाराष्ट्र का है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है ना, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम तथा दूसरा स्थान पर है मिजोरम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा नाम है मध्य प्रदेश का। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो किसका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल, है ना, तथा दूसरा स्थान किसका है, मिजोरम का। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है और दूसरा स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। मतलब बिहार से भी कम वहाँ पर साक्षरता है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य किसका है, किसकी बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य बिहार है तथा दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व में राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश और दूसरे स्थान पर है मिजोरम। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है ना, तो 1000 पर 1084। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है जहाँ का लिंगानुपात सही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। कितनी है, 1000 में 879 है। तो हमें टोटल कितना याद रखना है, 879। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, ये देख लेते हैं। तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय राज्य है। चलिए आगे बात करते हैं।
हाँ जी। आगे दिया है कि सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड राज्य है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर है? गोवा में। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? महाराष्ट्र की है। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ की है? महाराष्ट्र की। सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की है। सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की। अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अनुसूचित जाति नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। क्या याद करना है कि अनुसूचित जाति नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो यह हरियाणा तथा पंजाब में नहीं है, है ना। अनुसूचित जनजाति, अभी बात जो ऊपर बात की है तो अनुसूचित जाति की थी। अब आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर तथा नागर हवेली है। क्या? सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश में दादर तथा नागर हवेली है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो पुदुचेरी का है। आगे बढ़ते हैं कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दमन एवं दीव है। अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक दिल्ली में पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक लक्षद्वीप में है। आगे है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। आगे बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति दिल्ली, चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी में नहीं पाई जाती है। बात किसकी हो रही है? जनजाति की। नेक्स्ट है कि भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ व विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, जिसमें पुरुष को हमने देखते हैं कि 51.47% है, जबकि महिला का देखा जाए तो 48.53% है। आगे बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात पूछा जाए तो कितना है? भारत का तो 1000 में 943, अर्थात भारत का लिंगानुपात 943 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे दिया गया है कि भारत में 73% साक्षर हैं। पूर्ण साक्षर घोषित किया जाने वाला राज्य कौन सा है? तो पूर्ण साक्षर घोषित किया जाने वाला राज्य केरल है। भारत में 17% जनसंख्या झुग्गी झोपड़ी में रहती है। अब बात करते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट है और नगरीय जनसंख्या कितने परसेंट है। तो ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%, जबकि नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 31.2% है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया है कि 2011 में जनगणना आयुक्त DC चंद्रमौली थे तथा यह भारत की 15वीं जनगणना थी, तथा स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना थी। जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष पूछा जाए तो 1921 या 1911 से लेकर 21 ठीक को माना जाता है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2011 की जनगणना, उसका 2011 का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयागराज को। 5 नदियों की भूमि कौन कहलाती है? तो 5 नदियों की भूमि कहलाती है पंजाब।
सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो बंगलुरु को कहते हैं। आगे दिया है कि डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर, झारखंड। भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? अहमदाबाद। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। गुलाबी नगर से कौन जाना जाता है? तो जयपुर। आगे है झीलों का नगर। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगर कहते हैं श्रीनगर को। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? पुणे को। भारत का हॉलीवुड कौन सा कहलाता है? मुंबई। सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है गुजरात राज्य को। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। मलय का देश कहा जाता है कर्नाटक को। आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसकी? सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो साबरमती नदी। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। काली नदी किसे कहते हैं? शारदा नदी को। बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी और बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। लीची शहर के नाम से किसे जानते हैं? देहरादून को। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी को। आगे बात करते हैं कि एशिया की अंडों की टोकरी कौन कहलाती है? आंध्र प्रदेश कहलाती है। क्या? एशिया के अंडों की टोकरी। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं कि कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न कहते हैं मैसूर को। त्योहारों का नगर कौन कहलाता है? तो मदुरई, तमिलनाडु। स्वर्णिम मंदिर का शहर कहते हैं अमृतसर को। नवाबों का शहर कहलाता है लखनऊ। महलों का शहर कहलाता है कोलकाता। इस्पात की नगरी कहते हैं जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी को। अब बात करते हैं कि रेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो रेलियों का शहर कहलाता है दिल्ली। भारत का स्विट्जरलैंड काश्मीर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत का बगीचा बंगलुरु को कहते हैं। पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। आगे है ताला नगरी। तो ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। आगे बात करते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। पवित्र नदी के नाम से गंगा जानी जाती है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। मंदिरों एवं घाटों का नगर कौन कहलाता है? तो मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं, है ना। वाराणसी को कहा जाता है मंदिरों एवं घाटों का नगर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहेंगे? कानपुर को। राजस्थान का गौरव कौन कहलाता है? चित्तौड़। अब आगे बात करते हैं कि नदियों का उद्गम, कौन सी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, कहाँ से वह नदी निकली है। बात करते हैं सतलज नदी की। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। कहाँ पड़ता है? तिब्बत। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, अर्थात इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? गंगोत्री से। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील से। कहाँ से? तिब्बत से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कहाँ पर पड़ती हैं? मध्य प्रदेश में। महानदी का उद्गम पूछा जाए तो सिहावा, छत्तीसगढ़ से। ठीक, आगे बात करते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर के समीप से। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से और महाराष्ट्र में पड़ता है। कावेरी नदी का उद्गम कुर्ग, कर्नाटक से। चंबल नदी मऊ, मध्य प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है मानसरोवर झील से। ताप्ती नदी का उद्गम है बैतूल, जो मध्य प्रदेश में है। लूनी नदी का उद्गम है अरावली पर्वत। आगे दिया है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? यमुनोत्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। रावी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश से।
आगे दिया है कि व्यास नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थान है, तो हिमाचल प्रदेश से। झेलम नदी निकलती है वेरीनाग कश्मीर से। नेक्स्ट बात करते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, वहाँ उसे भागीरथी भी कहते हैं। इसका नाम आगे देखते हैं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हैं, वहाँ से उसे भागीरथी भी कहते हैं। इसका नाम मतलब गंगा नाम पड़ा है देवप्रयाग के बाद, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। आगे बात करते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर में बहती है। कौन सी? सिंधु नदी। नेक्स्ट बात करते हैं क्या भारत व पाकिस्तान के मध्य भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है कि चंबल नदी राजस्थान में साल भर बहती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की जनजातियाँ। कौन कौन सी भारत की जनजातियाँ हैं, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। ठक्कर बाबा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। टोडा जनजाति नीलगिर की पहाड़ियों पर पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मनाते हैं। नागा जनजाति मिथन त्योहार मनाती है। कौन सी? नागा जनजाति मिथन त्योहार मनाती है। अब बात करते हैं जनजाति और उससे संबंधित राज्य। देखिए, मीणा जनजाति कहाँ है? राजस्थान में पाई जाती है। लेपचा एक प्रकार की जनजाति है और कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात और मध्य प्रदेश में। थारू जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड में। गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कादर जनजाति की बात करें तो कादर जनजाति केरल में पाई जाती है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मोपला जनजाति भी केरल में पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। बंजारा जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। बक्करवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। किन्नौर जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। सांसी जनजाति पाई जाती है पंजाब में। लौधा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लौधा जनजाति पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। और आगे बात करते हैं अलार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि बागड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। बुक्सा और भोटिया जनजाति पाई जाती हैं उत्तराखंड में। चौपान जनजाति कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? भारत के उद्योगों की, है ना? किसकी? भारत के उद्योगों की। अच्छा, इसके पहले भी है, उसको भी देख लेते हैं ना। देखिए, लुसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लुसाई जनजाति पाई जाती है असम में। अब आगे नया चैप्टर है भारत के खनिज संसाधन। खनिज पदार्थ और किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए, खनिज पदार्थ हैं और राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो तांबा खनिज पदार्थ कहाँ पाया जाता है? झारखंड राज्य में। लौह अयस्क की बात करें तो यह ओडिशा राज्य में। मैग्नीज की बात करें तो यह भी ओडिशा राज्य में। और बॉक्साइट की बात करें तो यह भी ओडिशा राज्य में पाया जाता है। पेट्रोलियम के लिए असम राज्य, कोयला के लिए झारखंड, अभ्रक में आंध्र प्रदेश, जस्ता में राजस्थान और यूरेनियम का खनिज भंडार झारखंड में पाया जाता है। आगे बात करते हैं मैग्नेसाइट की। तो मैग्नेसाइट कहाँ? उत्तराखंड में। सोना कर्नाटक में। चांदी राजस्थान राज्य में। लिग्नाइट तमिलनाडु राज्य में। टिन छत्तीसगढ़ राज्य में। थोरियम की बात करें तो थोरियम राजस्थान राज्य में। क्रोमाइट झारखंड राज्य में। टंगस्टन राजस्थान में। सीसी झारखंड में। हीरा मध्य प्रदेश राज्य में। हाँ जी, आगे देखते हैं कि भारत के शीर्ष
5 खनिज उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। तो भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य हैं क्रमशः ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं ना। भारत के उद्योग की बात है कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में बराकर नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में बराकर नदी के तट पर स्थापित किया गया। भारत में एल्यूमिनियम का कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल की स्थापना 1973 में की गई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र का सफल कारखाना 1954 में किया गया था। कब? 1954 में। और कहाँ? तो मुंबई में स्थापित किया गया था। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है कि कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जूट उद्योग का पहला कारखाना 1859 ईस्वी में कोलकाता के समीप रिसरा में की गई। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ढाका बांग्लादेश में है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है कि भारत में चीनी की पहली मिल 1903 में बिहार में स्थापित की गई थी। भारत में चीनी की पहली मिल 1903 में बिहार में स्थापित की गई। भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में सीमेंट उद्योग का पहला सफल कारखाना गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया। सतना तथा कटनी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि कागज का पहला कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया। होशंगाबाद एमपी में नोट छापने के कागज बनाने वाला कारखाना है ना। आगे दिया है कि मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील 1876 में कानपुर में शुरू की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं भारत की प्रमुख खाने, है ना, कहाँ कहाँ हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, बात करते हैं डिगबोई की। तो डिगबोई कहाँ है? असम। किस लिए है? पेट्रोलियम के लिए। बॉम्बे हाई, बॉम्बे पेट्रोलियम के लिए। सिंहभूम खान झारखंड में लौह अयस्क के लिए। रानीगंज पश्चिम बंगाल कोयला के लिए। झरिया की खान कहाँ है? तो झारखंड में है। डिगबोई तो पता है असम, है ना। झरिया की झारखंड कोयला के लिए। खेतड़ी राजस्थान तांबा के लिए। आगे देखते हैं कि कोडरमा झारखंड राज्य में बॉक्साइट के लिए। कोलारहट्टी कर्नाटक सोना के लिए। पन्ना मध्य प्रदेश हीरा के लिए। जावर राजस्थान जस्ता के लिए। तो ठीक है, भूगोल की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, है ना।